ठीक है। तो ये जो मेरा पोल है इसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, उन पैरामीटर्स को मेरे को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लेंथ ली है, ये मैं लिए कि इसकी जो हाइट है फील्ड वाइंडिंग की, जैसे मान लो कि आपको ये पता है कि अगर मैं इसका थोड़ा सा साइड में डायग्राम बनाऊं तो ये मेरी एक मशीन है जिसके अंदर ये मेरा आर्मेचर पार्ट है और ये मेरा पोल है। कुछ इस टाइप से डिजाइनिंग होगी पोल की, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, कोई पोल होगा। इस तरीके से यहाँ पे भी कोई पोल होगा और यहाँ पे भी कोई पोल होगा। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो मैं डायग्राम बनाया है इसको थोड़ा सा मैंने समझने के पर्पज से इस तरीके से मैंने बना दिया है इसको क्यूब की फॉर्म में, लेकिन है ऐसा ही है जिसके अंदर जो ये पोर्शन है इस पोर्शन की अपन बात कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है, क्योंकि जो वाइंडिंग होगी वो आपकी कहाँ पे होगी, इसी पर्टिकुलर पोर्शन पे। वाइंडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, आपकी इसी पर्टिकुलर पोर्शन पे। फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर मैंने ये माना कि जो एच एफ है ना वो मेरी क्या है, हाइट ऑफ फील्ड वाइंडिंग। कि मेरी फील्ड वाइंडिंग है उसकी जो हाइट है वो कितनी है मेरी, एच एफ मैंने मान ली। डी एफ मैंने मान लिया कि उसका जो डेप्थ है फील्ड वाइंडिंग की वो ये है, ये वाली। अगर उसका अपन ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम को अगर अपन देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपका क्या होगा, ये फील्ड वाइंडिंग ऐसे जाएगी, देन ये पीछे की तरफ में जाएगी, देन ये घूम के वापस आएगी, देन ये आगे की तरफ आएगी और ये पीछे तरीके इस तरीके से आपकी क्या होगी वाइंडिंग, ये डिजाइन होगी। क्योंकि इसके अंदर तो ये 2D डायग्राम बन रहा है तो अपन एक्चुअली देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन 3D डायग्राम जो मैंने अब ये बनाया है 3D डायग्राम, इसके अंदर अपन इजीली बता सकते हैं कि जो वाइंडिंग होगी उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होगी। मतलब ये जाएगा, देन यहाँ पे, देन ये पीछे से आएगी और फिर ये आगे से आएगी और फिर उसके बाद में ये इस तरीके से आपकी क्या होगी, डिजाइनिंग सर्कुलेट होगी। तो इसमें एच एफ मैंने मान लिया कि हाइट ऑफ फील्ड वाइंडिंग है, डी एफ मेरी कुछ में नोमेनक्लेचर पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उसके बाद में अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो डी एफ मेरी क्या है, डेप्थ ऑफ फील्ड वाइंडिंग है। एल ओ मेरी क्या है, एल ओ जो लेंथ है वो मेरी ये है कि जो ये आउटर लेंथ है, ये जो लेंथ है ये वाली, एक तो देखो ये लाइन है, एक है आपकी ये लाइन। तो इसके अंदर जो एलो है ना, ये तो है कि जो आउटर मोस्ट जो लेंथ है वो है आपकी। तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ आउटर मोस्ट टर्न, कि जो ये टर्न आपने किया है इसकी जो आउटर मोस्ट लेंथ है वो क्या आपकी एलो है। और एल टी है वो है लेंथ ऑफ इनर मोस्ट, यानी जो अंदर का है, इनर मोस्ट का मतलब अंदर वाली और ये बाहर वाली। तो इनर मोस्ट का जो है वो है आपकी लेंथ एल आई, ठीक है। और एल एम टी क्या है, लेंथ ऑफ मेन टर्न, मतलब इसका और इसका, यानी अगर मैं एल एम टी की बात करूँ तो एल एम टी की वैल्यू होगी आपकी एल आई प्लस एल ओ डिवाइड बाई 2, जो कि मीन की बात करते हैं। जैसे मैं मानूँ कि मेरे पास में 3 नंबर हैं, एक है 2, एक है 3, एक है 4। इसका अगर मेरे को मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3, जितने भी नंबर है उतने। अगर आपको 10 नंबर दिए, 10 का बोले कि इसका मीन निकालना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 10 को पहले ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 10 कर देंगे, जितने नंबर है उसे डिवीजन कर देंगे तो अपने को क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, जिसको अपन माध्य बोलते हैं शायद हिंदी के अंदर। तो इसी तरीके से एल एम टी निकालनी है तो आउटर मोस्ट जो लेंथ है और इनर मोस्ट जो लेंथ है उन दोनों का समेशन डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगी आपकी एल एम टी, मीन लेंथ। मतलब न तो आप आउटर को कंसिडर कर रहे हो न इनर को कंसिडर कर रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि मीन लगभग ये निकलेगा, एवरेज ये निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन ये मान के चलते हैं कि आर एफ है वो है मेरा रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड कोयल। फील्ड कोयल है जो भी अपन अभी डिजाइन करेंगे उसका रेजिस्टेंस आर एफ है। और टी एफ मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द ईच फील्ड कोयल, ये जो ईच फील्ड कोयल है उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मेरे टी एफ है, ठीक है। और आई एफ के मेरी क्या है, करंट इन फील्ड वाइंडिंग, की जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट जाएगी वो मेरी क्या है, आई एफ है। इसके अलावा डेल्टा एफ है मेरी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डिवाइड बाई आपका एरिया, कि करंट कितनी है। जैसे सपोज करो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और आपका जो एरिया है वो मान लो कि 2 mm स्क्वायर है, 2 mm स्क्वायर है तो कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी 1 इक्वल टू 1 एम्पियर पर mm स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी आपकी करंट डेंसिटी, ठीक है। तो आई एफ में डेल्टा एफ मैंने मान लिया कि करंट डेंसिटी इन फील्ड वाइंडिंग। इसके अलावा क्यू एफ में मान लेता हूँ कॉपर लॉस इन ईच कॉइल। क्यू एफ मैंने क्या मान लिया, कॉपर लॉस मान लिया मैंने ईच कॉइल के, क्योंकि करंट फ्लो होगी तो कॉपर लॉस भी होगा आई स्क्वायर आर। और रो एफ मान लेते हैं, यहाँ पे सारे एफ अपन वो लेके चल रहे हैं, सफिक्स लेके चल रहे हैं। तो रो एफ मैंने माने रेजिस्टिविटी मान ली, कि जो ये वायर है आप जो मेटल यूज करे उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो मेरी
रो एफ है। इस तरह से जो ई एफ है वो है मेरा वोल्टेज अक्रॉस ईच सेंट फील्ड वाइंडिंग। वो क्या है, ई एफ है कि हर एक जो सेंट फील्ड वाइंडिंग है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा मेरा ई एफ में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा कुछ नोमेनक्लेचर हुआ कि इसके अंदर जो मैंने ये डायग्राम कंसिडर किया है, इस डायग्राम के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। मेरी एच एफ ये मेरी लेंथ हाइट है, ये मेरी डेप्थ है। एल आई एल नोट ये मेरा आउटर साइड की है, ये एल आई है, और एल एम टी कह रहा है मेरा इन बिटवीन लेंथ। और इसके अलावा ये रेजिस्टेंस करंट और ये सब चीज़ें तो आप कोई भी मान सकते हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि अब अगर आपको फील्ड डिजाइन करनी है, तो फील्ड डिजाइन करनी है तो आपको तीन चार चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो पहली तो क्या है कि आपको सबसे पहले है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कोर सेक्शन एरिया ऑफ पोल, कि जो पोल आप ये बात कर रहे हो इस पोल पे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बहुत मैंने पहले बात की है कि कोई भी सेक्शन उसको क्रॉस करने के सामने जो एरिया दिखता है वही क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्योंकि देखो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पता होगा मतलब इसका एरिया पता होगा, तब भी अपने को पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टन्स को अपने को अकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ टन्स इस पर लपेट सकते हैं। अगर आपका एरिया छोटा होगा तो नंबर ऑफ टन्स कम होंगे, एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ टन्स आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन क्या करना है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पोल का कितना है। ठीक है, दूसरा आपने वो करना है कि इसकी वाइंडिंग की जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, वाइंडिंग की हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने बनेंगे। ठीक है, ये हाइट अगर आपको पता होगा, जिससे कि अगर मैं कोई कोयल अगर लपेट रहा हूँ तो ये कोयल मेरी यहाँ से यहाँ गई, देन ये मेरी नीचे आई, देन ये वापस बाहर आई और देन ये आई, तो ये मेरी हाइट भी पता होनी चाहिए और इसकी डेप्थ भी पता होनी चाहिए। तभी मेरे को पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टर्न्स के अंदर कितनी लेंथ का वायर आपका काम में आ रहा है, उसकी लेंथ आपको पता चलेगी। और लेंथ पता चलेगी तभी उसकी कॉस्ट पता चलेगी। अगर सपोज करो कि आपको 2 मीटर के लेंथ का वायर लेके आना है, एक 5 मीटर लेंथ का वायर लेके आना, तो ऑब्वियसली पता है कि 2 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, 5 मीटर के वायर की कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये करना है कि हाइट ऑफ द वाइंडिंग आपको पता होनी चाहिए और लेफ्ट डेप्थ ऑफ द वाइंडिंग भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ टन्स कितने रिक्वायरमेंट है वाइंडिंग के लिए वो भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टन्स आपको कितने। ये कुछ डिजाइन पैरामीटर्स है, मतलब इनको आपको ध्यान रखना है। फील्ड वाइंडिंग डिजाइन किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करती है कि हाइट ऑफ वाइंडिंग है, डेप्थ ऑफ वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टन्स कितने और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका पोल का कितना है। तो अब अपन देखो क्या है कि जो डेप्थ ऑफ वाइंडिंग है ना, मतलब किसी मशीन की जो डेप्थ ऑफ वाइंडिंग है, इन सब पैरामीटर्स की अपन बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन डेप्थ ऑफ वाइंडिंग की बात करें तो डेप्थ ऑफ वाइंडिंग है ना, वो डिपेंड करती है इस स्टैंडर्ड टेबल से। ये स्टैंडर्ड टेबल आपकी मतलब कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके पास में होती है कि जहाँ डेप्थ ऑफ वाइंडिंग इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द आर्मेचर डायमीटर एज पर द टेबल। यानी जो आर्मेचर का डायमीटर है, भाई आर्मेचर का डायमीटर मतलब इतना भी हो सकता है, आर्मेचर डायमीटर में इतना भी हो सकता है। उसके बेसिस पे आपके क्या होगा कि जो उसका जो डेप्थ है, वाइंडिंग की डेप्थ है या पोल की जो डेप्थ है वो आपकी डिसाइड होगी। अब जैसे मान लो कि आपका आर्मेचर डायमीटर है वो मीटर के अंदर दिया हुआ है, कि सपोज करो अगर आपका मीटर अगर 0.2 दे रखी है, 0.2 मीटर का अगर डायमीटर है, तो उसके अंदर जो डेप्थ होगी, वाइंडिंग की डेप्थ होगी, वो कितनी होगी आपकी 30 mm वायर का होगा। उसकी डेप्थ कितनी होगी 30। ये स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ना ये स्टैंडर्ड जो भी मैन्युफैक्चरर जो भी यूज़ करता है वो उसको हमेशा पता होता है कि अगर इतना डायमीटर मैंने अगर यूज लिया है तो मेरे को इतनी वाइंडिंग की डेप्थ लेनी है। अगर 0.35 मीटर है तो कितना हो जाएगा 35 mm, अगर 0.5 है तो कितना आ जाएगा 40 mm, 0.65 है तो 45, और अगर 1 मीटर का है तो 50, और अबोव 1 है तो 55 mm। ये आपकी स्टैंडर्ड साइज है वाइंडिंग की, डिपेंडिंग अपॉन द आर्मेचर डायमीटर, की डायमीटर आपका कितना है उसके बेसिस पे आपकी वाइंडिंग की डेप्थ कितनी होगी के अंदर। अब आपको ये ध्यान रखना कि जो आर्मेचर का डायमीटर है वो तो आपका मीटर के अंदर है, लेकिन जो डेप्थ है वो है के अंदर, मतलब मिलीमीटर के अंदर आपकी है। तो इससे अपने को ये पता चल गया कि जो डेप्थ ऑफ वाइंडिंग है वो अपने फाइंड आउट कर ली कि आर्मेचर का डायमीटर है उसके बेसिस पे आपकी जो वाइंडिंग की डेप्थ है वो कैसे आपको फाइंड आउट करनी। दूसरा अपन बात करते हैं कि जो कैलकुलेट द मीन लेंथ ऑफ द मीन टर्न। दूसरी चीज अपन कैलकुलेट करते हैं कि जो मीन टर्न है, मीन टर्न मैंने अभी बताया था कि जो एल एम टी है वो किसके बराबर होगा, एल ओ प्लस एल आई प्लस टू। यानी आउटर मोस्ट जो लेंथ है उसका लेंथ और जो इनर मोस्ट है उसकी लेंथ डिवाइड बाई टू, जो एवरेज की अपन बात करते हैं। तो आपका सेकेंड पैरामीटर ये होगा कि जो आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है कि मीन टर्न की लेंथ आपकी कितनी होगी। थर्ड जो चीज़ है वो है, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा आई थिंक ये, तो इसके अंदर है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है,
आपको एक चीज़ पता होगी, मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि अगर जैसे मान लो कि मैं सेंट फील्ड जनरेटर अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं सेंट जनरेटर अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसका जो कुछ डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, वो कुछ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। उसका अपन इस तरीके से अज्यूम करके चलते हैं, और ये मेरी क्या है, लोड। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन की होगी कि ये अगर लोड के अक्रॉस सपोज करो कि आपका वोल्टेज V है, लोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज V है, तो ये का यही वोल्टेज आपका कहाँ लग रहा है, शंट वाइंडिंग के ऊपर, शंट फील्ड वाइंडिंग के ऊपर वो का वो वोल्टेज आपका लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये तो देखो क्या एक्चुअली थ्योरेटिकल प्रोसेस है कि अपन थ्योरेटिकली मान के चलते हैं कि भाई ठीक है, V जो वोल्टेज आपका लोड वोल्टेज है वो का वो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ में लग जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रहा है वो मेरा 0.8 टू 0.85% ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, या मैं बोल सकता हूँ कि सपोज करो टर्मिनल वोल्टेज आपका 100 वोल्ट है, तो मैं प्रैक्टिकल पर्पज से ये मान के चल रहा हूँ। देखो थ्योरेटिकल तो यही होगा कि अगर 100 वोल्ट अगर आपका लोड की तरफ वोल्टेज है तो 100 वोल्टेज ही आपका क्या लगेगा, शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ में। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये मान के चलता हूँ कि इस 100 वोल्ट का ओनली 80 टू 85% वोल्टेज है, वही कहाँ लग रहा है, मेरा शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ में लग रहा है। तो इसका 80 टू 85% का मतलब या तो 80 वोल्टेज या 85 वोल्ट, ये आपका कहाँ है, शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ में लग रहा है। ये एक्चुअली काम आएंगी ये सब चीज़ें कि ये कहाँ कहाँ क्यों क्यों पर्पज है इसका। तो अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग की डिजाइनिंग करेंगे तो शंट फील्ड वाइंडिंग का अपने को उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अक्रॉस वोल्टेज आप कितना लगा रहे हो। तो अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 80 टू 85% ऑफ लोड वोल्टेज आपका शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपन फाइंड आउट करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच फील्ड कॉइल, यानी जो ईच फील्ड कॉइल है उसका रेजिस्टेंस मेरा कुछ कितना है। दिखाई नहीं दे रहा सर, कतई ब्लर हो गया। अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं सर। एक सेकेंड, वापस मैं शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट, जस्ट 1 सेकेंड। अब कैसे दिख रहा है, दिखाई दे रहा सर। अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है नेटवर्क की वजह से इश्यू आता होगा भाई। अब अपन क्या है कि रेजिस्टेंस जो फील्ड वाइंडिंग है उसका अपने को रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है कि क्योंकि अपने शंट फील्ड वाइंडिंग है उसी की डिजाइनिंग कर रहे हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग है तो शंट फील्ड वाइंडिंग की अपने को हर चीज़ पता होनी चाहिए कि उसमें से करंट कितनी जा रही है, उसका वोल्टेज कितना है, उसका रेजिस्टेंस कितना है। देखो वोल्टेज अपने फाइंड आउट कर लिया, अगर रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा तो आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें करंट कितनी आपकी फ्लो हो रही है। तो देखो आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू होता है आपका रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसमें रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, एल इज द लेंथ ऑफ दैट वायर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपने अभी एज्यूम किया था कि जो ये रेजिस्ट, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी जो शंट फील्ड वाइंडिंग जिस वायर की भी अपन डिजाइन करेंगे कि भाई आप कॉपर की डिजाइन कर रहे हो या कोई और मेटेरियल की डिजाइन कर रहे हो, तो उसका जो रो है वो तो आपको पता ही होता है कि आपका रो कितना होगा, उसकी मतलब उस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है जो भी आप वायर यूज करोगे। तो रेजिस्टिविटी अगर आपको पता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी आपको पता है, रेजिस्टिविटी आपका ये हो गया कि रो आपने पुट कर दी। एल एम टी क्या है आपकी, मीन टर्न्स की जो लेंथ है, देखो एक था एल ओ एक था एल आई, अपने मीन टर्न ये लेके चल रही है कि मीन टर्न की जो लेंथ है वो आपकी ये एल एम टी। एल एम टी अपनी क्या हो जाएगी, एल ओ प्लस एल आई डिवाइड बाई टू, एल आई एल ओ प्लस एल आई डिवाइड बाई टू, तो ये आ जाएगी एल एम टी। और ए एफ क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मान के चल रहा हूँ, ये अपने को पता नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया का अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको पता नहीं है तो क्रॉस सेक्शन एरिया पता नहीं है। और ये टी एफ बताऊँ क्या है, टी एफ ये है कि सपोज करो कि जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मेरा है ए एफ, इसकी रेजिस्टिविटी मेरी है रो, और इसकी जो लेंथ है वो एल एम टी है। पर अब मेरे पास तो एक टर्न तो है नहीं, मेरे पास तो मल्टीपल टर्न्स है क्योंकि एक फील्ड वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस अपने को मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि जो एल एम टी है ना वो इस एक टन है ना उसकी मीन मीन लेंथ है, एक टन की मीन लेंथ है। अगर सपोज करो आपके पास में 100 टन है, 100 टन है तो आपकी जो मीन लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 इंटू एल एम टी, एल एम टी, क्योंकि एक जो
टन है उसकी जो मीन लेंथ है वो LMT है, तो अगर 100 टन है तो कितनी हो जाएगी 100 इंटू LMT। या मैं ये लिख सकता हूँ कि LMT इंटू TF, नंबर ऑफ टन जितने होंगे उतनी ही वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी 100 टन की जगह मैं क्या लिखता हूँ TF इंटू LMT भी लिख सकता हूँ मैं। अगर नंबर ऑफ टन से अगर मेरे 50 होंगे तो मेरी जो मीन लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 50 इंटू LMT या TF इंटू LMT। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो RF है, रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग है, उसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, RF इक्वल टू रो LMT TF अपॉन AF। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन TF क्यों आया है इसका मैंने एक रीज़न आपको बता दिया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द 1 टन, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द 1 टन। अगर आप 1 टन की बात कर रहे हो तो ही ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन आप एक फील्ड कोयल की बात कर रहे हो, फील्ड कोयल के अंदर मल्टीपल टन्स होंगे, मल्टीपल टन्स होंगे तो आप TF से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और वो किसके बराबर होगा आपका, कि RF है वो किसके बराबर होगा, EF अपॉन IF, कि आपका फील्ड वाइंडिंग है उसका वोल्टेज कितना है और फील्ड वाइंडिंग की करंट कितनी है। समझ में आई बात, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट, और वोल्टेज अपने EF मानिए है और करंट अपने IF मानिए। तो अब जब इन दोनों चीज़ों को अपन सॉल्व करते हैं, जब इन दोनों चीज़ों को अगर सॉल्व करोगे आप, इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करोगे तो जो AF की जो वैल्यू आएगी, AF की जो वैल्यू आएगी वो आपकी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो EF की वैल्यू आएगी वो आएगी रो LMT TF इंटू IF अपॉन EF। TF जस्ट ओके, तो TF इंटू रो इंटू LMT TF इंटू IF इंटू EF, ये आपकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो अपने रेजिस्टेंस से फाइंड आउट किया है, वो वैल्यू आई है आपकी। अब इसके अंदर देखो वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसके अंदर देखो वो आपको रो बता देगा, LMT बता देगा, TF IF और EF बता देगा, या आपको स्टैंडर्ड डायग्राम दे देगा, और स्टैंडर्ड डायग्राम के अंदर EF और IF तो आप निकाल सकते हो, और TF नंबर ऑफ टन दे देगा, LMT दे देगा, रो दे देगा, पता चलेगा कि आपकी, ये पूछ लेगा कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना आपका फील्ड कॉइल का निकल के आया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूजिंग, मतलब ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले बेसिस पे आपको ये पूछ सकते हैं। अब अपने को एक चीज़ देखो डेप्थ अपने कैलकुलेट कर ली थी, डेप्थ तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गई है। अब अपने को एक पैरामीटर और था, वो था आपका हाइट। विकास आप म्यूट कर लो। दूसरा है ये आपका लेंथ, तो आपकी डेप्थ तो कैलकुलेट हो गई है, इसके बाद हाइट ऑफ द वाइंडिंग आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हाइट ऑफ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो इसके लिए स्टैंडर्ड आपका कुछ मेथड है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपन प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तो देखो कैलकुलेशन द वाइंडिंग हाइट HF, इसकी अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन ने क्या किया कि जो HF होगी हाइट, जैसे मान लो कि ये मैंने पोल लिया है, ये मैंने पोल ले लिया, इस पोल का ये मैंने टोटल लेंथ है ना, ये मैंने मान ली HFL टोटल लेंथ, ये पूरी मेरी HFL हो गई। ठीक है, तो जो ठीक, तो ये जो मेरी HF है मतलब हाइट है ना, वो क्या होगी मेरी कि टोटल हाइट पोल, टोटल हाइट पोल मतलब ये वाली पूरी की पूरी, इसमें से माइनस क्या करूंगा, हाइट ऑफ पोल सू। पोल सू क्या होता है, ये आपका ये वाला एरिया, पोल सू कौन सा बोलते हैं, जो सू की शेप का जो एरिया बना होता है या जो डायग्राम बना होता है, यानी ये जो एरिया है या जो इसकी जो लेंथ है, इतनी जो लेंथ है वो आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ पोल सू। और उसमें से एक अपन डाल देंगे क्लियरेंस स्पेस, ये आपको एग्जाम के अंदर देगा कि क्लियरेंस स्पेस आपको वाइंडिंग हाइट अगर कैलकुलेट करनी है तो क्लियरेंस स्पेस आपको कितना है, तो वो ऑलमोस्ट कितना होता है, देखो HFL ये कितना हो गया मेरा, HFL तो जो वैल्यू है वो आएगी, टोटल हाइट कितनी है इसकी, और जो HFL होता है वो होता है 0.1 टू 0.2 ऑफ टोटल HFL। कितना होता है 0.1 टू 0.2 टोटल HFL, जितना मान लो कितना भी सपोज करो कि आपको 1 मीटर दे दिया, तो उसमें जो HFL होगा ना, यानी आपका हाइट ऑफ पोल्स होगी वो होगी 0.1 टू 0.2 ऑफ 1 मीटर, यानी 0.1 मीटर टू
0.2 मीटर। मतलब एक एग्जांपल बता के चल रहा हूँ कि अगर 1 मीटर का अगर है तो इतना नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइट ऑफ ऑल्सो कितनी होगी आपकी 0.1 टू 0.2% ऑफ HFL माइनस क्लीनेंस स्पेस होता है वो 0.1 टू 0.15 ऑफ टाउ। टाउ क्या होता है आपका? टॉलरेंस देगा वो, टाउ देगा कि टॉलरेंस इतनी है आपकी। मतलब आप कोई भी पोल डिजाइन करोगे उसकी टॉलरेंस इतनी है कि आप इतना परसेंटेज या इतनी मीटर की आप टॉलरेंस ले सकते हो। जैसे आपने बोल दिया कि 1 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, ये अगर उसने बोल दिया तो इसका मतलब टाउ की वैल्यू है वो कितनी है? 0.2 है। तो उसमें से आपको क्लियरेंस स्पेस कितना लेना है? 0.1 टू 0.15 ऑफ टाउ, ये लेके आपको चलना है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन ऑफ वाइंडिंग हाइट, किसी की आवाज़ आ रही है, माइक अनम्यूट, मतलब म्यूट कर लो प्लीज़, अनम्यूट है किसी का माइक। तो कैलकुलेट द वाइंडिंग हाइट के लिए अपन क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि एच एफ, ये विकास हेपट। अब ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास मतलब चालू करके छोड़ जाते हैं और पता नहीं होता है इनको, और पता नहीं घूमने चले जाते हैं, क्लास लेते नहीं है, बस चला के छोड़ जाते हैं कि हाँ ठीक है सर को दिख रहा है कि मैं क्लास ले रहा हूँ, हकीकत मेरे को भी पता है। एच एफ इक्वल टू क्या है? हाइट टू पोल टोटल माइनस हाइट ऑफ पोल शू माइनस क्लियरेंस स्पेस, ठीक है। मीटिंग से बाहर कर दिया मैंने उसको, ठीक है। तो इसका मतलब जो एच एफ है टोटल वो किस ये हो जाएगा? टोटल लेंथ माइनस हाइट ऑफ पोल शू माइनस क्लियरेंस स्पेस। तो ये आपका क्या हो गया टोटल, ये फॉर्मूला आपका बन के निकल के आ जाएगा। तो एच एफ एल आपको गिवन होगा, और जो हाइट ऑफ पोल शू है वो आपको लेनी है 0.1 टू 0.2, और ये लेनी है 0.1 टू 0.15 ऑफ टाउ, जो कि आपका टॉलरेंस होगा, ठीक है। देखो एक्चुअली ये जो आपका जो सब्जेक्ट ही मान लो, ये पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट मान लो, ये काफ़ी मतलब कंसेप्चुअली तो इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग टाइप है, तो देखो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। मुझे भी थोड़ा ऐसा फील ही लग रहा है कि भाई ये थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको। अब अपन देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टन्स की बात करते हैं कि आपके नंबर ऑफ टन्स कितने। देखो अपन स्टार्टिंग के अंदर बात करते हैं, जो अपन स्टार्टिंग में डिज़ाइन पैरामीटर लेके चले थे, डिज़ाइन पैरामीटर डेप्थ ऑफ वाइंडिंग अपन फाइंड आउट की, हाइट ऑफ। अब नंबर ऑफ टन्स की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया की भी बात आई है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो देखो अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया। देखो अपन ने क्या क्या 4 पैरामीटर दिए हुए थे। हाइट ऑफ वाइंडिंग अपन ने अभी कैलकुलेट की, हाइट ऑफ वाइंडिंग कितनी आएगी? हाइट ऑफ वाइंडिंग आपकी क्या है? इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी डेप्थ ऑफ वाइंडिंग है। डेप्थ ऑफ वाइंडिंग आपके इस स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि आर्मेचर की डायमीटर ये लेंथ होगी, तो डायमीटर की इतनी अगर पेरीफेरी होगी तो ये आपके वाइंडिंग डेप्थ होगी। उसके बाद नंबर ऑफ टन्स की बात करेंगे अपन, नंबर ऑफ टन्स की तो अभी बात करेंगे। इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोल या फील्ड की जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी भी अपन ने ये बात कर ली है। अब लास्ट में अपन जो बात कर रहे हैं वो है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टन्स, कि कितने नंबर ऑफ टन्स आपको डिजाइन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अगर देखो अगर मैं बात करूं कि टोटल अवेलेबल एरिया फॉर द फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के लिए अवेलेबल एरिया कितना है वो अपन अगर बात करें, तो मैं ओरिजिनल जो डायग्राम है उसके अंदर बात करके चलता हूं कि उसके अंदर एच एफ इंटू डी एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये जो लेंथ है ये मेरी है एच एफ, और ये जो मेरी लेंथ है ये है मेरी डी एफ। बेसिकली डी एफ ये भी है और आपकी डी एफ ये भी है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो मतलब क्या हो गया कि ये आपका रेक्टेंगुलर बन गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में दिखाऊं तो ये मेरी लेंथ है, ये मेरी एच एफ है, और ये मेरी जो लेंथ है वो मेरी डी एफ है। तो आपका ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी? एच एफ, ब्रेड्थ कितनी है मतलब चौड़ाई कितनी है? डी एफ। गहराई मान लो या डेप्थ मान लो, एक ही चीज़ है, चौड़ाई या डेप्थ मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये मेरी डी एफ है। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कि जहाँ पे आप नंबर ऑफ टन्स इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका 1 टन आपका डिजाइन हो जाएगा। तो अवेलेबल एरिया कितना है मेरा? एच एफ इंटू डी एफ। अब इसके अंदर अवेलेबल एरिया के अंदर कितना मेरा टन बनेंगे उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो टोटल अवेलेबल एरिया कितना आपका? एच एफ इंटू डी एफ। अब मैं एक चीज अज्यूम करता हूँ, वो है मेरी लेट्स अज्यूम कॉपर स्पेस फैक्टर। कॉपर स्पेस फैक्टर क्या है उसकी अपन बात करते हैं।
क्योंकि देखो आपको पता है कि जब भी कोई वाइंडिंग आप डिजाइन करोगे, तो मैंने हमेशा ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर भी बताया है कि कभी भी वाइंडिंग को अपन नेकेड नेकेड मतलब बेयर मतलब नंगे वायर को कभी भी अपन डिजाइन नहीं करते। मतलब अगर नंगे वायर को अगर डिजाइन करो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी वायर है उस वायर को अपन क्या करते हैं, जो इनेमल होता है जिसको अपन इंसुलेशन यूज करते हैं उसके अंदर अपन डिप करते हैं। डिप करने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में अपन क्या करते हैं, कोई भी टन को मतलब उसको वाइंडिंग की डिजाइनिंग करते हैं। तो देखो यानी कहने का मतलब है कि इंसुलेशन अगर लगाओगे आप किसी भी नेकेड वायर पे, मतलब नंगी वायर पे अगर या बेयर वायर पे अगर आप कोई भी वो लगाओगे, इंसुलेशन लगाओगे, तो उसकी जो मोटाई है या उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो जो माइनर ही आपका इंक्रीमेंट हो, लेकिन वो इंक्रीमेंट आपका होगा। ये तो मैं 1 टन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे अगर मेरे मारे मल्टीपल टन्स है, मतलब 100 टन्स है, 150 टन्स है, तो वो हर एक जो टन है उसके अंदर आपका इंसुलेशन प्रेजेंट है। तो 150 टन हो गए उनके अंदर भी इंसुलेशन प्रेजेंट होगा, तो जो ओवरऑल जो एरिया है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि आपको 10 mm स्क्वायर 10 mm स्क्वायर की कोई एक वाइंडिंग का मतलब आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा इतना होना चाहिए 10 mm का। ठीक है। तो अगर मान लो कि आप ओनली नेकेड वायर है या जो नंगे वायर है अगर उनसे आप डिजाइनिंग करते हो तो सपोज करो 10 mm स्क्वायर का आपका एरिया बनता है। लेकिन अगर आप इंसुलेशन में डिप करते हो और उसके बाद में अगर डिजाइन करोगे तो ऑब्वियसली है कि 10 mm स्क्वायर से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आपने इंसुलेशन उसके ऊपर लगा दिया है तो इंसुलेशन भी तो कोई ना कोई एरिया कवर करेगा। तो अब ये मान के चल लेते हैं कि सपोज करो कि इतना बढ़ गया है, मान लो कि 1 mm स्क्वायर का आपका इंसुलेशन आ गया है, तो वो हो गया 11 mm स्क्वायर। यानी ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये है कि अगर नेकेड वायर मतलब अगर नंगे वायर को अगर आप डिजाइन करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होगा, और अगर इंसुलेशन को यूज करते हुए अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन या डिजाइन करते हो तो उसकी वैल्यू आपकी अलग होगी। तो जो कॉपर कॉपर स्पेस फैक्टर है वो ये आपका SF यही है। मतलब आप उसके अंदर ओरिजिनल कॉपर कितना है, अगर मान लो आप कॉपर की वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हो और नेकेड वायर बना रहे हो, इसका मतलब कॉपर ही है उसके अंदर, पूरा का पूरा एंटायर ही कॉपर है। और अगर आप इंसुलेशन के साथ यूज कर रहे हो तो इसका मतलब उसके अंदर कॉपर भी है, उसके अंदर इंसुलेशन भी है। ठीक है। तो ये कॉपर स्पेस फैक्टर ये SF आपको क्या बताएगा कि ओरिजिनल कॉपर आपका कितना, उसके मतलब ओरिजिनल फैक्टर कितना है कॉपर का। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि HF DF तो क्या है, फील्ड वाइंडिंग आपकी पूरी अगर डिजाइनिंग हुई है। अगर मैं SF फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इंसुलेशन यूज करते हुए कर दूं, तो उसको मैं SF से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब SF क्या चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो HF DF × SF, यानी सपोज करो कि HF DF है उसकी वैल्यू आपकी 10 mm स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल 10 mm स्क्वायर है, और मैं SF की वैल्यू अगर मैं 0.8 ले लेता हूँ, 0.8 ले लेता हूँ, तो मेरा टोटल अवेलेबल एरिया अब कितना हो जाएगा SF को यूज करते हैं, मतलब वाइंडिंग वाइंडिंग के लिए कितना एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8 mm स्क्वायर, क्योंकि 0.8 × 10 mm स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 8 mm स्क्वायर। और जो SF की वैल्यू है उसको अपने को कैलकुलेट करने के लिए SF इक्वल टू होता है 0.8 × D/D1 का होल स्क्वायर। ये D1 है, D1 होल स्क्वायर, जिसमें से D है वो क्या है, डायमीटर ऑफ बेयर कंडक्टर, मतलब जो नंगा वायर है उसका कंडक्टर कितना है, उसका कंडक्टर का डायमीटर कितना है, और D1 कितना है मेरा डायमीटर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर। कि अगर आपने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया तो कंडक्टर का डायमीटर बढ़ जाएगा। सपोज करो कि ये आपका बेयर कंडक्टर था, डायमीटर ये था, और जब आपने इंसुलेशन इसके ऊपर प्रोवाइड कर दिया, जब इंसुलेशन आपने इसके ऊपर प्रोवाइड कर दिया तो इसका जो डायमीटर है वो स्लाइटली ही इंक्रीज हो, लेकिन आपका डेफिनेटली इंक्रीज आपका हो जाएगा। आपका ये जो डायमीटर है ये आपका ये हो जाएगा, और जो पेयर कंडक्टर है उसका डायमीटर होगा वो आपका कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो डी है वो क्या है आपका डायमीटर ऑफ बेयर कंडक्टर मतलब नंगे वायर का, और ये D1 क्या है डायमीटर ऑफ इंसुलेशन कंडक्टर। तो बाय यूजिंग D एंड D1 बाय टेकिंग स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइंग बाय द 0.8 वी आर गेटिंग द SF स्पेस, आपका कॉपर स्पेस फैक्टर है। तो ये आपको पूछ सकता है कि कॉपर स्पेस फैक्टर अगर बेयर कंडक्टर उसका डायमीटर ये है, D1 अगर ये है, तो फाइंड आउट द आपका कॉपर स्पेस फैक्टर। और कॉपर स्पेस फैक्टर अगर आपका फाइंड आउट हो गया है तो टोटल एरिया है, क्योंकि देखो टोटल एरिया फील्ड का जो वाइंडिंग है, क्योंकि एक एरिया आपका निकल के आया ये वाला TF × DF × SF, SF की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। और एक टोटल एरिया क्या होगा कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट की थी कि जो AF है इसकी वैल्यू कितनी है, ये है AF की वैल्यू क्या है आपकी, ये है। अब
इस AF को अगर आप टोटल नंबर ऑफ टन से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये सारे के सारे जो टन्स हैं उनका एरिया आपका ये निकल के आ जाएगा। तो ये जो एरिया आपका निकल के आया था, मतलब अभी जो कैलकुलेट किया इन द टर्म्स ऑफ कॉपर स्पेस फैक्टर, जो इसकी वैल्यू थी वो थी आपकी HF इंटू DF इंटू SF। इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, जो अभी अपना TF इंटू AF के इक्वल। तो TF इंटू AF के इक्वल किया दो, तो TF की वैल्यू है वो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, दिस वन, कि SF HF इंटू DF डिवाइड बाई AF। तो इस तरीके से अपन ने इस डिजाइन जो सन फील्ड वाइंडिंग है, इसके जितने भी पैरामीटर हैं उन सब का अपने कैलकुलेशन कर लिया। सबसे पहले अपने कैलकुलेशन की कि डेप्थ ऑफ वायर कितनी है, तो डेप्थ ऑफ वायर स्टैंडर्ड जो आपका टेबल है उसी से यूज करते हुए सब। उसके बाद में अपने क्रॉस सेक्शन एरिया, अपने डिजाइन के क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द रेजिस्टेंस, उसमें से होने वाली करंट फ्लो, और उसमें जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया बाय यूजिंग दैट, ठीक है। या उसका जो क्रॉस सेक्शन आपका जो रो है रेजिस्टिविटी है, या उसका मीन टर्न्स की लेंथ कितनी है उससे। उसके बाद में हाइट ऑफ बाइंडिंग अपने फाइंड आउट की, और उसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर कितने आपके डिजाइन होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो सेंट फील्ड बाइंडिंग है उसकी डिजाइनिंग आपकी के कुछ पैरामीटर्स आपके ये हैं। अब ये बोलोगे कि सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आने का ये तरीका है कि जैसे मान लो कि आपको बोला कि सेंट फील्ड बाइंडिंग है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, और उन कौन पैरामीटर से उनकी अपन डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो उसके अंदर ये 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है, जिसके अंदर आपको चारों चीज़ें ये लिखनी है। और उसके बाद में डेप्थ ऑफ वाइंडिंग है वो कैसे है, उसमें आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, टेबल को पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 चीज़ें या 3-4 पॉइंट याद रख लो, कि जैसे मान लो कि अगर 0.2 होगा तो आपका इतना होगा, 0.2 होगा तो 0.3 होगा तो इतना, मतलब 2 या 3 याद रख लो, सफिशिएंट है, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। पर एक दो दो तीन आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर आप डिजाइनिंग ऑफ डेप्थ ऑफ वाइंडिंग अगर डिजाइन करनी है तो आपको क्या जरूरत होगी, हाइट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ हाइट, नंबर ऑफ टर्न्स और क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए तो आपको पता है पूरा न्यूमेरिकल ही है, जो कि आपको न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप ही ध्यान रखना ही होगा, आपके इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक तो कि भाई सारे के सारे सेंट फील्ड वाइंडिंग है उसकी डिजाइनिंग पूछ सकता है, या फिर 2 या 3 नंबर या 4 नंबर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्टेप है उसका डेरिवेशन पूछ सकता है, जिससे कि अगर आपको सेंट फील्ड वाइंडिंग डिजाइन करनी है उसके अंदर अगर आपको रेजिस्टेंस, आपको एरिया अगर फाइंड आउट करना है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो उसका एक जो इक्वेशन है वो डेराइव करो, तो वो डेरिवेशन पूछ सकता है। इसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टन्स अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वो पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपके वो, अब जैसे नंबर ऑफ टन्स है तो वो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, TF इक्वल टू दिस, तो ये आपका एक क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। तो ये छोटे डेरिवेशन हो गए जिसमें इंडिविजुअल कोई चीज़ के बारे में पूछ रहे थे, जो अपने 4 पॉइंट पढ़े थे। और बड़ा क्वेश्चन में क्या फ्रेम हो सकता है कि वो ओवरऑल आपकी सन फील्ड वाइंडिंग है उसकी डिजाइनिंग ही आपको पूछ ले। तो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इसका डेरिवेशन पूछ ले, या इसका पूछ ले, या इसका पूछ ले, या इसका पूछ ले, या इसमें कोई बेस्ट न्यूमेरिकल पूछ ले इसके फॉर्मूले पे, इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल, इसके फॉर्मूले पे, या इसके फॉर्मूले पे, या फिर कंप्लीटली बड़े क्वेश्चन के अंदर ये कि सेंट फील्ड बाइंडिंग है उसके डिजाइन पैरामीटर कौन कौन से होंगे और उनकी डिजाइनिंग आपको कैसे करनी है, तो वो आपको फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी आपको कि कैसे अपन इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, कल इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल अपन करेंगे, और उसके बाद में आपका ये जो टॉपिक है डिजाइनिंग ऑफ डीसी मशीन ये कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द इंडक्शन मोटर, डिजाइनिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। अब अगर किसी को डाउट है तो ही और सी कैन आस्क टू मी। समझ में आया नहीं आया? हाय सर या हैस, हाँ सर, दिनेश दीवान, यस सर, ओके, ठीक है। और किसी कोई प्रॉब्लम? सर ये नोट्स आप हाँ डाल देना। हाँ, मैं डाल दूंगा PDF। ठीक है, और किसी को डाउट? आज तो काफ़ी स्टूडेंट आए हैं, 15 स्टूडेंट है, क्या बात है, पढ़ाई के लिए बड़ा डेडिकेशन आप लोगों का। सर पहले वाले लेक्चर क्लिप डालना। पहले वाले लेक्चर के, अच्छा ठीक है मैं डाल दूंगा। तो आज इतने लोग कैसे आ गए, आज पढ़ने का मूड कैसे बन गया इन लोगों का? है, ये सब चला के छोड़ चुके हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास छोड़ के बस म्यूट करके चले गए होंगे।
कहीं पे खाना नहीं खाने। सर, क्लास पहले भी 2 क्लास थी। अच्छा तो हाँ, एक तो मोतीलाल जी की थी, एक माहेश्वरी जी की ना। हाँ, उसी वजह ओके। से आ गए। अच्छा इसी वजह से आ गए क्या ये? अब इनको ये भी पता नहीं होगा आधे लोगों को भाई क्लास भी किसकी चल रही है। खैर मजाक कर रहा हूँ ये तो मैं, चलो अच्छी बात है ये तो, अगर क्लास आप अटेंड करते हो तो वेल एंड गुड। और ध्यान रखना आप अच्छे से, कोविड के टाइम में बाहर बाहर मत निकलना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अपन यंग लोग होते हैं ना, तो इनको ये लगता है कि नहीं यार हमें तो क्या फ़र्क पड़ेगा कोविड से। लेकिन वास्तव में जो अभी कर मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो, लेकिन उसके साथ साथ केयर रखनी ज़रूरी है। अननेसेसरी बाहर मत निकलो, और जाओ तो डबल मास्क यूज करो। डबल मास्क में भी एक आपका जो सर्जिकल मास्क है वो यूज करो, एक अपना कपड़े का जो मास्क आता है वो यूज करो। और अननेसेसरी बाहर मत निकलो, ज़रूरत हो तो ही जाओ, जाओ भी तो प्रोटेक्शन लेके जाओ प्रॉपरली। पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे यही है कि बाहर निकलने में कोई फ़ायदा है नहीं है। और अभी वैसे भी 15-20 दिन या 20-25 डेज़ के अंदर आई थिंक इसका पीक आ जाएगा, देन इट विल सेटल डाउन। तो अभी एक या 100 महीने है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, हो जाएगा चीज़ें। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके सर।